Assalamu alaikum student, myself is डॉक्टर लैलरबाब। टुडे आवर टॉपिक इज़ हेड इंजरी। आज हम पढ़ते हैं हेड इंजरी क्या होती है, कैसे होती है। हम इसकी काजेज़ देखेंगे, इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और इसके साइन एंड सिम्पटम्स देखेंगे और इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी काजेज़ देखते हैं कि हेड इंजरी जो होती है बेसिकली होती किस वजह से होती है। इसकी काजेज़ में जो है वो है ट्रॉमा, असॉल्ट्स, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट और चाइल्ड अब्यूज़। अब हम देखते हैं जो ट्रॉमा है वो किस वजह से होता है। जो ट्रॉमा होता है मतलब ये जो होता है ज़्यादातर जो होता है ये एक्सीडेंट की वजह से होता है। जैसा कि हमारे पास फॉल्स हो गया, व्हीकल कोलिजन हो गया या स्पोर्ट इंजरीज़, या तो किसी स्पोर्ट इंजरीज़ की वजह से होती है या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से होती है। इसके बाद वो देखते हैं दूसरी सेकंड पे जो है वो है असॉल्ट्स। इसमें होते हैं फिजिकल वायलेंस इंक्लूडिंग जिसमें ब्लोज टू हेड और फेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज़ जो कॉज़ कर रही होती है हेड इंजरी, उसमें कैसे होते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जो कंटैक्ट स्पोर्ट लाइक होते हैं, जैसे कि अगर कोई फुटबॉल खेलता है, सॉकर या बॉक्सिंग खेल रहा होता है, तब भी चांसेस होते हैं कि उसको हेड इंजरी हो सकती है। कैसे होगी, जब वो फॉल्स हो जाएगा या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से होती है। उसके बाद एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, इसमें ये बताते हैं जो कॉमन इन मिलिट्री सेटिंग होती है, यानी कि मिलिट्री सेटिंग में ये बहुत ज़्यादा आम होती है और विद एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन की वजह से होती है। चाइल्ड अब्यूज़ में वो कहते हैं जो शेकन बेबी सिंड्रोम होता है उसकी वजह से उसमें भी होती है और अदर फॉर्म ऑफ हेड ट्रॉमा में भी होती है। हेड में कोई भी ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से भी हम हेड इंजरी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर में एज, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, सब्सटेंस अब्यूज़, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन और प्रीवियस हेड इंजरीज़। तो एज में देखते हैं कि कौन सी एज में हेड इंजरी ज़्यादा होती है। जो चिल्ड्रन और एल्डरी जो होते हैं उनमें ज़्यादा हेड इंजरीज पाई जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं या उन बच्चे और जो बड़े होते हैं उनमें क्या होते हैं फॉल्स, या तो वो गिरते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें हेड इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल, यानी कि इस नेम से ही वाज़ेह है कि यानी कि वो किस तरह का काम करता है, उसके काम के मुताबिक होगी। यानी कि ऐसी जॉब जिसमें हेड इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि गिर फॉल्स यानी कि गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब भी उनको हेड इंजरीज हो सकती है। सब्सटेंस अब्यूज़, वो कहते हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ जो होते हैं ये भी हमारे पास एक रिस्क फैक्टर होते हैं। जब मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स ने, किसी भी पर्सन ने अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह यूज़ की होती है, तो तब जब उसने अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ की होती है तो तब क्या होता है, तब एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेड इंजरी हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पोर्ट पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं जो इंगेजिंग इन कंटैक्ट स्पोर्ट्स, जो हमारे पास कंटैक्ट स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट में ज़्यादातर रहते हैं, जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं, तो उनमें भी हेड इंजरी क्या होती है ज़्यादा होती है। ये भी क्या है रिस्क फैक्टर है। अब वो कहते हैं जो प्रीवियस हेड इंजरी है उसकी वजह से भी हमारे पास हेड इंजरी हो सकती है। हमने इसकी काजेज़ पढ़ी, रिस्क फैक्टर काजेज़ में हमने क्या पढ़ा, ट्रॉमा, असॉल्ट्स, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज़, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट और चाइल्ड अब्यूज़। इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हमने पढ़ा है रिस्क फैक्टर में एज, ऑक्यूपेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन, प्रीवियस हेड इंजरीज़। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि हेड इंजरी जो होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो उसकी प्राइमरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी, कंकशन और इंटरक्रेनियल हेमरेज। अब प्राइमरी इंजरी क्या होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे। वो कहते हैं जो हमारे पास इमीडिएट डैमेज हो जाता है, वो कास्ट करते हैं बाय द इम्पैक्ट, जिसमें हमारे पास क्या इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं कंकशन, कंट्यूजन और लैक्रेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। क्या होता है इसमें इमीडिएट डैमेज होती है जिसकी वजह से कास्ट बाय इम्पैक्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं कंक्शन, कंट्यूजन या लैक्रेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी इंजरी जो होती है इसमें जो डैमेज होते हैं ऑन गोइंग होता है, जो रिजल्टिंग होता है इनिशियल इंजरी, सच एज हमारे पास इस एडीमा हो गया। एडीमा यानी कि स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या होता है इंटरक्रेनियल प्रेशर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होता है मसला होता है उसकी वजह, और सेकेंडरी हेमरेज। अब हम देखते हैं कंक्शन में क्या होता है। जो कंक्शन होती है उसमें क्या होता है
जो फंक्शनल डिसरप्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या होती है, डिसरप्शन हो जाती है विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल डैमेज किए बगैर ही डिसरप्शन हो जाती है उसके फंक्शन में, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर तो ठीक रहती है लेकिन उसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लीड करते हैं टेम्प्रोरी लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो उनका क्या होता है, लॉस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में इंटरक्रेनियल हेमरेज। इंटरक्रेनियल हेमरेज क्या होती है, इसमें वो बताते हैं ब्लीडिंग विद इन दी स्कल, जो हमारा स्कल होता है उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा, एपिड्यूरल हीमाटोमा, क्या होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा, एपिड्यूरल हीमाटोमा जो होते हैं इनकी, और जो होते हैं इंटरसेरेब्रल हेमरेज कैन लीड टू इंक्रीज प्रेशर एंड डैमेज। अब हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी, प्राइमरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी, कंकशन, इंटरक्रेनियल हेमरेज पढ़ा है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी साइन एंड सिम्पटम्स, देखते हैं कि जब हेड इंजरी होगी तो क्या साइंस एंड सिम्पटम, यानी कि उसकी अलामत क्या होंगी। हम देखते हैं इसकी साइन एंड सिम्पटम में सबसे फास्ट जो होते हैं कंकशन, कंट्यूजन, इंटरक्रेनियल हेमरेज, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया और क्रोनिक सेप्टम्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंक्शन में उसकी सेप्टम यानी कि अलामत कौन सी होंगी। उसमें हेडेक होगा, यानी कि जो मरीज़ होगा, पेशेंट होगा, उसमें सर में दर्द होगा, उसको कन्फ्यूजन होगी, डिजनेस होगी, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगी, नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, एमनीजिया होगी एंड समटाइम्स क्या हो जाएगा, बाज़ औक़ात उसकी जो होती है कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी लॉस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे कंट्यूजन। कंट्यूजन जो होती है उसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड हेडेक होता है और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसको, जिसकी वजह से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिकेट्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी साइन और सिम्टम में इंटरक्रेनियल हेमरेज। इंटरक्रेनियल हेमरेज में क्या होता है, सीवियर हेडेक यानी कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, उसकी जो कन्फ्यूजन होती है वो भी वर्सनिंग यानी कि बढ़ती जाती है, सीजियर हो जाते हैं, और जो हमारे पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिकेट्स हो जाते हैं, जो वीकनेस ऑन वन साइड होते हैं, यानी कि जो उसकी वन साइड होती है उसमें क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, और उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो क्या होती है, अल्टर्ड हो जाती है, इनकी तब्दील हो जाती है, और उसकी अलामत जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंटरक्रेनियल प्रेशर, और उसको में यानी कि वोमिटिंग हो गया, पेपली एडिमा हो जाता है, किसमें, इंटरक्रेनियल हेमरेज में। अब हम देखते हैं उसकी नेक्स्ट सिम्पटम है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया वो होता है जिसमें हमारे पास जो मरीज़ होता है उसको या तो इंजरी से पहले या तो इंजरी के बाद क्या होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है रिकॉलिंग में, पुकारने में क्या होती है, उसको रिकॉल करने में क्या होगी, मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद हम उसकी क्रोनिक सिम्पटम्स देखते हैं। क्रोनिक सिम्पटम में हम उसकी देखते हैं परसिस्टेंट हेडेक हो गया, यानी कि उसके सर में दर्द मुसलसल रहता है, यानी क्रोनिक वही होती है जो लंबे अरसे तक रहे, तो साफ ज़हर है तो सर में दर्द उसका लंबे अरसे तक ही रहेगा। कॉग्निटिव इश्यू हो जाएंगे उसको, और उसमें क्या होगा, इमोशनल चेंजेस होगी जो अक्कर होती है लॉन्ग टर्म केसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे से चलने वाले केसेस में। अब हम उसकी देखते हैं, अब हमने उसकी मतलब साइंस सिम्पटम तो पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें हम न्यूरो इमेजिंग करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, और उसकी क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करवाएंगे। अब जो हमारे पास क्या होती है, लैब इन्वेस्टिगेशन में, न्यूरो इमेजिंग में सीटी स्कैन सबसे पहले करवाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, रैपिड इमेजिंग टू डिटेक्ट अक्यूट ब्लीडिंग और स्ट्रक्चरल डैमेज। जो हमारे पास अक्यूट ब्लीडिंग हो रही है या अभी किसी भी स्ट्रक्चर में डैमेज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसकी इमेज लेंगे। उसके बाद वो जो एमआरआई जो होता है वो प्रोवाइड करता है डिटेल इमेज, क्या देता है, डिटेल इमेज देता है टू असेस ब्रेन टिश्यू डैमेज। जो हमारे ब्रेन का पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है उसकी जो होती है डिटेल इमेज देते हैं, इनके बिल्कुल क्लियर साफ साफ उसकी इमेज देता है, और स्वेलिंग स्पेशली स्वेलिंग की और ब्लीडिंग की भी देता है। अब हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं, ब्लड टेस्ट में हम किस लिए करवाते हैं, टू चेक फॉर एनीमिया, कि उस पेशेंट है उसको एनीमिया तो नहीं है, या उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस तो नहीं होगी, इसलिए हम क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट क्या करवाएंगे, एनीमिया चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए, और अदर मेटाबॉलिक इशू
कि कोई दूसरे मेटाबॉलिक इशू तो नहीं है, उनको देखने के लिए हम उसकी क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद हम उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करवाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड्स होंगे टेस्ट फॉर कोग्निटिव फंक्शन, यानी कि जब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होंगी उसमें हम उसकी कोग्निटिव फंक्शन देखेंगे, जैसे उसकी मोटर स्किल्स और रिफ्लेक्सेस होंगी। सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। अब जो मतलब हेड इंजरी हो गया, हम इसका इलाज कैसे करेंगे। अब इसका दो तरह से हम इलाज करेंगे, एक्यूट मैनेजमेंट, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। अब जो एक्यूट मैनेजमेंट होते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होते हैं, इनिशियल असेसमेंट करेंगे। जो मरीज़ होगा, पेशेंट होगा, उसकी क्या करेंगे, इनिशियल असेसमेंट करेंगे, फिर उसकी स्टेबलाइजेशन करवाएंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी, केस ज़्यादा सीरियस हुआ तो उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करवाएंगे, फिर हम उसको मेडिकेशन देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल असेसमेंट कैसे करते हैं। इसमें जो होते हैं, हम जो होते हैं क्या करते हैं, जो मरीज़ होते हैं उसकी कॉन्शियस लेवल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। किसके ज़रिए करते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल, यानी कि GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल, एंड परफॉर्म करते हैं थ्रू न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसकी असेसमेंट के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसका नेम है ग्लासगो कॉमा स्केल, और हम उसमें क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। उसके बाद उसकी स्टेबलाइजेशन करवाते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए हम इंश्योरिंग करवाते हैं एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन आर इंटैक्ट, प्रोवाइडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इफ़ नेसेसरी। उसके बाद हम उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन देखेंगे फॉर सीवर केसेस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होगी या स्ट्रक्चरल डैमेज होगी। सर्जरी हो मतलब जब भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, या तो जो हमारे पास ब्लीडिंग है, खून जो है वो ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग हो गई, तो उसकी वजह से हम उसकी सर्जरी करवाएंगे। सीवर केस हो गए या हमारे पास स्ट्रक्चरल डैमेज हो गई है, तब भी हम सर्जरी करवाएंगे। तो उसके बाद हम इसकी मेडिकेशन जो हम पेन रिलीफ के लिए देंगे वो कौन सी होगी, एसिटामिनोफेन। हेड इंजरी में जो हम मेडिकेशन देंगे पेन रिलीफ के लिए, एसिटामिनोफेन और एंटी सीजियर मेडिकेशन। एंटी सीजियर मेडिकेशन कब देंगे, इफ़ सीजियर अकर्स, अगर जो मरीज़ को सीजियर अकर्स हो रहे हैं तब हम उसको क्या करेंगे, एंटी सीजियर मेडिकेशन देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले हम उसको रेस्ट करवाएंगे, फिर उसको ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, फिर उसके बाद उसकी रिहैबिलिटेशन करवाएंगे, फिर मॉनिटरिंग करवाएंगे। रेस्ट में वो बताते हैं फिजिकल एंड कॉग्निटिव रेस्ट इज़ क्रूशियल इन द इनिशियल फेज़ ऑफ रिकवरी। जो रिकवरी का पहला फेज़ होता है उसमें फिजिकल और कॉग्निटिव हम मरीज़ को क्या करवाएंगे, पेशेंट को करवाएंगे रेस्ट। उसके बाद जो होते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी की तरफ, रेस्ट जब कर लेगा उसके बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी की तरफ लेके आएंगे, यानी कि री इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक्टिविटी, दोबारा से एक्टिविटी करवाएंगे और स्लोली करवाएंगे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, अंडर मेडिकल गाइडेंस टू अवॉइड एस्कर्बेटिंग सेप्टम। मेडिकल गाइडेंस के अंडर रहते हुए उसको हम एक्टिविटी दोबारा से क्या करवा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवा देंगे। उसके बाद हम उसकी रिहेबिलिटेशन करवाएंगे। रिहेबिलिटेशन में हम उसकी सबसे पहले फ़िज़िकल थेरेपी करवाएंगे, उसमें क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे, न्यूरोसाइकोलॉजिकल सपोर्ट करवाएंगे अगर नीडेड है फॉर परसिस्टेंट डेफिकेट और फंक्शनल रिकवरी। उसके बाद हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग में यानी कि रेगुलर फॉलो अप्स करवाएंगे टू मॉनिटर रिकवरी एंड मैनेज एनी गोइंग सिम्पटम्स और कॉम्प्लिकेशन। ये था हमारा ट्रीटमेंट में एक्यूट मैनेजमेंट, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। एक्यूट मैनेजमेंट में इनिशियल असेसमेंट और स्टेबलाइजेशन करवाएंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन और मेडिकेशन यूज़ करवाएंगे, फिर उसका हम रेस्ट करवाएंगे, ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, फिर रिहेबिलिटेशन करवाएंगे, फिर मॉनिटरिंग करवाएंगे। थैंक यू सो मच।